नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार आपके अपने YouTube चैनल दिशा एकेडमी पर। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हमने देखा था पृथ्वी की उत्पत्ति तथा उसका विकास, मानव की उत्पत्ति, उसका विकास, इतिहास का वर्गीकरण, और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था पूरा पाषाण काल के बारे में। तो आइए चलते हैं प्रागैतिहासिक काल की अगली कक्षा में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था इतिहास के वर्गीकरण के अंतर्गत कि मध्य पाषाण काल में 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व, या अलग अलग इतिहासकारों ने इसको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में डिवाइड किया, या आप इसको 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के मध्य के काल को भी मध्य पाषाण काल के नाम से जान सकते हैं। तो आइए थोड़ा विस्तृत चर्चा करते हैं मध्य पाषाण काल पर। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य पाषाण काल। देखते हैं मध्य पाषाण काल। दोस्तों, हम देखते हैं मध्य पाषाण काल इतिहास के वर्गीकरण के हिसाब से अगर देखें मध्य पाषाण काल, तो इतिहासकारों ने इसको 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक, इस बीच का जो ड्यूरेशन है इसको मध्य पाषाण काल के अंतर्गत इतिहासकारों ने वर्णित किया है। किताब में अलग अलग ड्यूरेशन भी लिखी मिलती है। 8,000 ईसा पूर्व, 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व के मध्य भी इसके बारे में कहीं कहीं किताबों में लिखा मिलता है। तो आपको दोनों तिथियां याद रखनी हैं, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व, और इसके साथ साथ 8,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व के मध्य दोनों तिथियां आपको ऑथेंटिक हैं, याद कर सकते हैं। आप अगर प्रमाणिक एनसीईआरटी के अनुसार देखते हैं तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व आपको किताबों में लिखा मिल जाता है। दोस्तों, ये जो मध्य पाषाण काल है इसको अंग्रेजी में हम मेसोलिथिक एज कहते हैं। मेसोलिथिक एज कहते हैं, मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। अगर हम चर्चा करें मध्य पाषाण काल के जीवन की, तो हमने देखा था पुरा पाषाण काल के अंतर्गत कि पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। जिसमें हमने देखा था निम्न पुरा पाषाण और मध्य पुरा पाषाण हिमयुग था, यहाँ पर बड़े पैमाने पर बर्फबारी हुई। इसके बाद आया उच्च पुरा पाषाण काल, जहाँ पर बर्फ पिघलने लगी थी, धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने लगी थी। तो अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल की, मेसोलिथिक एज की, तो यहाँ पर तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा था, मौसम गर्म हो चुका था और सूखा होने लगा था, यानी ड्राई होने लगा था, जिससे मनुष्य का जीवन बहुत प्रभावित हुआ। घास के विकास के साथ साथ पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों की जो किस्में थीं, जो प्रजातियां थीं, उनमें परिवर्तन खूब ढेर सारा देखने को मिला। और इसी कारण से मनुष्य ने औजार बनाने की तकनीकों का भी विकास किया। तकनीकी विकास में मनुष्य ने बड़े पैमाने पर, पुरा पाषाण काल में हमने देखा एक बड़े पैमाने पर बड़े औजार देखने को मिले, जो पेबुल और क्वार्टजाइट पत्थर के थे। आगे चल करके उनकी जगह पर चर्ट, फ्लिंट और जैस्पर पत्थर का प्रयोग किया गया। तो अगर हम औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन देखें, मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो बहुत ही छोटे पत्थरों से बनाए जाते थे और कीमती पत्थरों से बनाए जाते थे। इस काल का जो मानव था वो सूक्ष्म औजारों का उपयोग करता ही रहा था। अब न केवल बड़े जानवरों का बल्कि छोटे जानवरों का भी शिकार मनुष्य ने करना शुरू कर दिया था। तो इस काल की ये विशेषता है कि यहाँ हिमयुग के बाद तापमान में परिवर्तन देखने को मिला, जिससे जलवायु परिवर्तन के साथ साथ पशु और पक्षियों की अन्य प्रजातियां अस्तित्व में आई, जिससे मनुष्य ने शिकार के लिए बड़े जीवों को छोड़ करके साथ साथ छोटे जानवरों का भी शिकार करना शुरू किया, जिसके लिए उसको छोटे औजारों की आवश्यकता पड़ी। तो इस काल के मानव ने मुख्य रूप से ऐसे औजारों का प्रयोग किया जो आकार में बहुत छोटे थे। इनकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर हुआ करती थी, और इसी वजह से इस पूरी सभ्यता को माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाणकालीन सभ्यता के नाम से जाते हैं। तो अगर हम बात करें इस सभ्यता की, तो 1857 में विंध्यन क्षेत्र से सबसे पहले सूक्ष्म पाषाणकालीन औजारों की खोज
C.L. कार्लाइल के द्वारा की गई थी। विंध्यन क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण की खोज करके इसकी जानकारी दी गई थी। और इसके बाद पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लघु पाषाणकालीन उपकरणों की खोज विभिन्न पुरातत्वविदों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा की गई। इस काल के औजारों का जो आकार है वो छोटा होने के कारण ही इसे सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ एज के नाम से जानते हैं। और इसके जो प्रमुख औजार हैं और जो मनुष्य का रहन सहन है, कहाँ से इनके साक्ष्य प्राप्त हुए, तो इसमें हम पढ़ते हैं मध्य पाषाण के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर विशेषता की, तो आप ये नोट कर सकते हैं कि इस काल में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा था, मौसम गर्म और ड्राई होने लगा था, सूखा होने लगा था, पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों की किस्मों का या प्रजातियों का परिवर्तन देखने को मिला, जिससे मनुष्य के द्वारा औजार बनाने की तकनीकों में भी विकास देखने को मिला। यहाँ के जो औजार थे मुख्य रूप से कीमती, बेशकीमती पत्थर के बनाए जाते थे और सूक्ष्म औजार बनाए जाते थे, और इसीलिए इसको हम सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ एज के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी विशेषता में अगर हम बात करें तो तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, जीवों कौमा पशु पक्षियों व पेड़ पौधों की प्रजातियों में परिवर्तन, ये पहली विशेषता है इसकी। तापमान में वृद्धि होने से जीवों और पशु पक्षियों के साथ साथ पेड़ पौधों की प्रजातियों में परिवर्तन देखने को मिला, जिसे मनुष्य ने बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे जानवरों का भी शिकार करना प्रारंभ कर दिया, और इस वजह से बड़े औजारों की जगह पर इसको सूक्ष्म औजारों की जरूरत पड़ी। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि मध्य पाषाण काल पुरा पाषाण और नव पाषाण का दोनों का मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है। यानी यहाँ का मनुष्य का रहन सहन पुरा पाषाण काल से थोड़ा सा आगे और नव पाषाण काल से पीछे, थोड़ा सा पीछे देखने को मिलता है, और इसी वजह से मध्य पाषाण काल को हम संक्रमण काल की भी संज्ञा देते हैं। इसको हम संक्रमण काल भी कहते हैं। अब संक्रमण काल किस चीज का? नव पाषाण काल तथा पुरा पाषाण काल का संक्रमण, पुरा पाषाण काल का, यानी ये संक्रमण काल है नव पाषाण काल तथा पुरा पाषाण काल का। तो ये संक्रमण काल भी कह सकते हैं। यहाँ पर तापमान में वृद्धि होने लगी थी, जीवों और पशु पक्षियों व पेड़ पौधों की प्रजातियों में परिवर्तन हुआ था, जिसकी वजह से मनुष्य सूक्ष्म औजारों का उपयोग करता ही रहा। यहाँ पर ना कि बड़े औजारों का बल्कि छोटे प्रकार के जानवरों का शिकार करने के लिए छोटे औजार भी बने। भारत में अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो भारत में इस काल के बारे में, इस काल के उपकरणों के बारे में, उपकरणों के बारे में सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में C.L. कार्लाइल के द्वारा विंध्यन क्षेत्र में या विंध्य क्षेत्र से सूक्ष्म औजारों का पता लगाया गया था। तो आप कह सकते हैं भारत में इस काल के उपकरणों के बारे में सर्वप्रथम 1857 में C.L. कार्लाइल के द्वारा विंध्यन क्षेत्र से सूक्ष्म औजारों का पता लगाया गया था, या आप कह सकते हैं मध्य पाषाणिक स्थलों के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले C.L. कार्लाइल थे, और इसलिए C.L. कार्लाइल को हम मध्य पाषाण काल का जनक भी कह सकते हैं। इस काल के जो औजार थे वो पत्थर से बने थे, और सूक्ष्म औजार होने के कारण इसको माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाणकालीन सभ्यता भी कहते हैं। अगर हम बात करें इस काल के औजारों में, तो औजार जो मुख्य रूप से थे जिस धातु के बने होते थे, इन पर हम बात करेंगे। तो इस काल के औजार
पत्थर के सूक्ष्म, यानी इस काल के जो औजार थे ये सूक्ष्म होने के कारण, कैसे होने का कारण, पत्थर के सूक्ष्म होने के कारण इसे माइक्रोलिथ ध्यान रखिएगा, इसे माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाणकालीन सभ्यता भी कहते हैं। इसे सूक्ष्म पाषाणकालीन सभ्यता भी कहते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल तथा पुरा पाषाण काल का संक्रमण काल कहलाता है। इसकी जो ड्यूरेशन किताबों में लिखी मिलती है वो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व लिखी मिलती है। इसे अंग्रेजी में मेसोलिथिक एज या मेसोलिथिक एज कहा जाता है। तापमान में वृद्धि होने से जीवों, पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों की प्रजातियों में परिवर्तन देखने को मिला। भारत में इस काल के प्रथम उपकरणों की खोज विंध्यन क्षेत्र से C.L. कार्लाइल ने 1857 में किया था। इस काल के औजार जो कि पत्थर के सूक्ष्म होने के कारण इसे माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाणकालीन सभ्यता भी कहते हैं। यानी इस काल के जो मुख्य रूप से औजार थे ये सूक्ष्म थे, छोटे थे, आकार में छोटे थे और इसीलिए इसको माइक्रोलिथ सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगर इन काल के औजारों की लंबाई की बात करें, तो 1 से लेकर के 8 सेंटीमीटर लंबाई हुआ करती थी। यानी उपकरणों के जो लंबाई हुआ करती थी, औजारों की जो लंबाई हुआ करती थी वो 1 से 8 सेंटीमीटर हुआ करती थी और इसी कारण से इसको सूक्ष्म पाषाणकालीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, माइक्रोलिथ सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगर इस काल के औजारों की बात करें तो इस काल के औजार जो थे वो ज्यामिति पद्धति पर आधारित थे। यानी इनका आकार ज्यामिति आकार था जिसमें ब्लेड, क्रोड, नुकीले क्रोड, इसके अलावा त्रिकोण, नवचंद्राकार, ये ऐसे औजार जो थे वो प्रमुख थे। एक बार फिर से हम बात करें तो इस काल के औजार ज्यामिति आकार के थे, जिनमें ब्लेड, त्रिकोण, इसके अलावा नवचंद्राकार है ना। तो ब्लेड हुआ करते थे, त्रिकोण हुआ करते थे, नवचंद्राकार हुआ करते थे, नुकीले क्रोड हुआ करते थे, नुकीले क्रोड, ब्लेड, त्रिकोण, नवचंद्राकार, नुकीले क्रोड, ये मुख्य रूप से औजार हुआ करते थे। जो कि देखिए अगर हम बात करें पुरा पाषाण काल में, तो पुरा पाषाण काल के मनुष्य के द्वारा मुख्य रूप से फ्लिंट, जैस्पर, चर्ट, क्वार्टजाइट, पेबुल इत्यादि पत्थर का प्रयोग किया जाता था। अगर हम बात करें इस काल के औजार की पत्थरों की विशेषता के बारे में, नवचंद्राकार, नुकीले क्रोड प्रमुख थे। यहां पर इस काल के जो औजार थे मुख्य रूप से चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट, कैल्सिडोनी, अरगेट या अगेट, कार्नेलियन आदि कीमती पत्थर के
बने होते थे, ये इस काल के औजारों की विशेषता है। यानी इस काल के जो मुख्य रूप से औजार थे वो चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट, कैल्सिडोनी, अर्गेट, कार्नेलियन आदि कीमती पत्थर के बने होते थे, बेस कीमती पत्थर के बने होते थे। अगर हम औजारों की विशेषताओं की बात करें तो औजार जो मुख्य रूप से होते थे वो त्रिकोण बने होते थे ज्यामितीय आकार पर। इनके कम से कम 2 फलक सपाट होते थे, इनके कोनों पर धार लगी होती थी, ध्यान रखिएगा। ये मुख्य रूप से छोटे औजार थे। छोटे जानवरों का शिकार करते समय इनको फेंक कर मारा जाता था तो जानवर को जाकर के कोई ना कोई कोना चुभ जाता था और जानवर घायल हो जाता था, वो शिकार हो जाता था। तो इसलिए मुख्य रूप से त्रिकोण हुआ करता था। एक समलंब हुआ करता था, समलंब, जिसमें 3 से अधिक सिरे हुआ करते थे। मुख्य रूप से इसके 3 सिरे धारदार लगे होते थे, इन कोनों पर धार होती थी, नुकीले हुआ करते थे। ऐसे ये नुकीले हुआ करते थे। इनके 3 सिरे पर धार होती थी, ऐसे इन 3 सिरों पर धार होती थी। कम से कम 3 सिरों पर एक सिरा केवल सपाट होता था। अगर हम बात करें त्रिकोण की, तो ये मुख्य रूप से गोल बेलनाकार आकार हुआ करता था, आगे नुकीला भाग लगा हुआ करता था और ये सॉलिड होता था। कम से कम 2 इसके जो सपाट होते थे ये इन पर धार लगी होती थी, 2 सपाट जो छोर होते थे इन पर धार लगी होती थी। मुख्य रूप से इसका प्रयोग तीर के आगे लगाने में प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा एक नवीन प्रकार का औजार देखने को मिला जिसको नवचंद्राकार कहा जाता है। नवचंद्राकार आकार का हुआ करता था। नवचंद्राकार में इनके कई प्रकार के औजार देखने को मिले। एक औजार विशेष प्रकार का देखने को मिला जिसकी संरचना रोमन अंक के डी आकार की संरचना होती थी, अर्धवृत्ताकार की। इसमें ये गोल सिरा होता था जिस पर धार लगाई जाती थी, यहाँ पर ये लगाया जाता था जहाँ पर धार लगाई जाती थी। तो ये हमारा मुख्य रूप से त्रिकोण है। त्रिकोण है। बेलनाकार का जो है वो अलग नाम से क्रोड के नाम से भी जाना जाता है या त्रिकोण पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसको हम कहते हैं त्रिकोण, त्रिकोण पॉइंट, या इसको पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, त्रिकोण पॉइंट। इसको हम बोलते हैं समलंब, इसको हम बोलते हैं समलंब, इसको बोलते हैं नवचंद्राकार। नवचंद्राकार चांद के आकार से गोल बना हुआ करता था, नवचंद्राकार हुआ करता था। इसके साथ साथ ब्लेड हुआ करता था, ब्लेड जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई आधी हुआ करती थी, या आप ये कह सकते हैं चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई 2 गुना हुआ करती थी। इसके दोनों सिरों पर धार लगाई जाती थी। चीज़ों को काटने, चीरने, फाड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ये ब्लेड था। तो ये मुख्य रूप से औजार हुआ करते थे मध्य पाषाण काल के। अब एक बार पुनः हम देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल को हम संक्रमण काल कहते हैं। नव पाषाण काल और पुरा पाषाण काल का संक्रमण काल कहा जाता है। इसकी जो अवधि है 10,000 से 4,000 किताबों में लिखी मिलती है, या कहीं कहीं किताबों में 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व लिखा मिलता है। तापमान में वृद्धि होने से जीवों, पशु पक्षियों तथा अन्य पेड़ पौधों की प्रजातियों में परिवर्तन देखने को मिला और इस वजह से मनुष्य ने बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे जानवरों का भी शिकार करना प्रारंभ कर दिया। भारत में इस काल के उपकरणों के बारे में 1857 में सबसे पहले C.L. कार्लाइल ने विंध्यन पर्वत के क्षेत्र से खोज की थी। अगर हम बात करें इस काल के औजार, पत्थर के सूक्ष्म होने के कारण इसको माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाणकालीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस काल के जो मुख्य रूप से औजार थे इनकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर हुआ करती थी। इस काल के औजार जो थे वो ज्यामितीय आकार के बने होते थे, जिनमें ब्लेड हुआ करता था जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हुआ करती थी। त्रिकोण हुआ करता था जो तीर के आगे नुकीले भाग यानी फलक के भाग के जैसा होता था। नवचंद्राकार जिसका आकार रोमन अंक के डी के आकार देखा गया। नुकीले क्रोड होते थे जिसको हम त्रिकोण भी बोल सकते हैं। इसके अलावा बेलनाकार का भी एक औजार विशेष प्रकार से देखने को मिला जिसका आकार बेलनाकार होता था और मुख्य रूप से इसके सिरे जो होते थे इसके दोनों सिरों पर धार लगी होती थी। तो ये ब्लेड का ही परिवर्तित रूप हुआ करता था। 1 से 8 सेंटीमीटर लंबाई हुआ करती थी और इसीलिए इस सभ्यता को माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाणकालीन सभ्यता कहते हैं।
चंद्राकार के आकार साथ साथ नुकीले क्रोड हुआ करते थे जो प्रमुख रूप से थे। इस काल के जो प्रमुख औजार थे वो क्वार्टजाइट, चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट, कैल्सिडोनी, अर्गेट, इसके साथ साथ कार्नेलियन आदि कीमती पत्थर के बने होते थे। अगर हम एक बार औजारों की बात करें तो ये त्रिकोण है, ये समलंब है जिसमें लगभग 3 सिरों पर धार लगाई जाती थी। त्रिकोण के तीनों कोनों पर धार होती थी, तीर के रूप में फलक के आगे लगा करके या तीर के आगे नुकीले भाग में लगाकर इसका प्रयोग किया जाता था। त्रिकोण या जिसको हम पॉइंट बोलते हैं, तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से भाला बनाने, बर्छी बनाने में प्रयोग किया जाता था। नवचंद्राकार, जहां पर ऊपर वृत्तीय आकार में इस पर धार लगी होती थी, इसकी संरचना डी आकार होती थी, यानी रोमन अंक के डी के समान होती थी। ब्लेड, जिसकी लंबाई 2 गुनी होती थी और चौड़ाई 1 गुनी, यानी चौड़ाई से इसकी लंबाई 2 गुनी होती थी। तो मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल के ये औजारों की विशेषता है और मध्य पाषाण काल की ये विशेषता है जिसके बारे में एग्जाम में ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर इसके बाद हम बात करें मध्य पाषाणकालीन स्थलों की, तो उसमें राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान इत्यादि क्षेत्रों से हमको बहुत सारे नगरों के बारे में जानकारी मिलती है। सूक्ष्म पाषाणकालीन स्थलों की जानकारी प्राप्त होती और सूक्ष्म पाषाणकालीन औजारों के बारे में जानकारी मिलती। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं कि किस राज्य से, किस जगह से कौन कौन सी चीज़ें हमको प्राप्त हुई, मध्य पाषाणकालीन स्थलों के बारे में कौन कौन से औजार हमको प्राप्त हुए। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं मध्य पाषाणकालीन स्थलों के बारे में। आइए देखते हैं मध्य पाषाणकालीन स्थल। तो मध्य पाषाणकालीन स्थल में अगर हम सबसे पहले बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का एक नगर है जिसका नाम है बागौर। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के बागौर जो जिला है, बागौर जो स्थान है, वो भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल माना गया। इसकी खोज 1960 में या 1960 से 70 के बीच में बीएन मिश्र के द्वारा की गई थी। यानी भीलवाड़ा जिला बागौर का उत्खनन बीएन मिश्र के द्वारा 1960 से लेकर 1970 के मध्य किया गया और ये मध्य पाषाणिक स्थलों में अब तक का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। यहाँ से तीनों काल के अवशेष देखने को मिलते हैं। यहाँ से पालतू पशु, इसके साथ साथ जंगली पशु और इनकी जली हुई अस्थियों के साथ, हड्डियों के साथ साथ मानव के कंकाल प्राप्त हुए। मानव के स्थायी निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, जहाँ पर मानव की झोपड़ी व खड़ंजों के फर्श, इसके साथ साथ पत्थर की वस्तुओं में पत्थर के छल्ले, उद्योग, और उद्योग में अगर देखें तो औजार बनाने वाले उद्योग, जहाँ से ढेर सारी मात्रा में फलक पर आधारित चीज़ें प्राप्त हुई, यानी फलक पर आधारित औजार प्राप्त हुए, फलक प्राप्त हुए। एक चीज़ और ध्यान रखना है, मध्य पाषाण काल में ही प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ था, क्योंकि इस काल के जो औजार थे मुख्य रूप से सूक्ष्म थे, जिनको फेंक करके जानवरों का शिकार किया जाता था। इनके आकार जो था वो ज्यामितीय आकार था जो औजार थे, और इस वजह से इनका कोई ना कोई कोना जाकर के जानवर को चुभ जाता था और वो घायल हो जाता था। तो प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास भी मध्य पाषाण काल में हुआ। इसके साथ साथ धनुष तीर भी अस्तित्व में आ चुका था, जिससे तीर को धनुष के सहारे खींच करके जानवर का शिकार किया जाता था। जानवरों के शिकार में कुछ पालतू जानवर भी होते थे जिनकी हड्डियां हमको प्राप्त हुई, कुछ जंगली जानवर भी प्राप्त हुए जिनकी जली हुई हड्डियां हमको प्राप्त हुई। तो इस तरीके से अगर हम बात करें राजस्थान के बागौर की, तो राजस्थान के बागौर का जो उत्खनन हुआ था ये 1960 से लेकर के 70 के मध्य या 70 तक आप लिख सकते हैं। 1960 से 70 ईस्वी में बीएन मिश्र के द्वारा भीलवाड़ा, राजस्थान का कौन सा जिला है, भीलवाड़ा जिला से उत्खनन किया गया। यानी बागौर जो है वो भीलवाड़ा जिले से उत्खनन करके इसके साक्ष्य प्राप्त किए गए बीएन मिश्र के द्वारा। 1960 से 70 के मध्य में बीएन मिश्र ने भीलवाड़ा से इसका उत्खनन किया और ये पता लगाया कि भारत का उत्खनन किया, यह भारत का
भारत का सबसे बड़ा या भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यानी राजस्थान का बागौर भीलवाड़ा जिले से इसका उत्खनन किया गया 1960 से 70 में बीएन मिश्र के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। यह भारत में अब तक ज्ञात स्थलों में मध्य पाषाणिक स्थलों में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। यहां से जंगली व पालतू पशुओं की जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई। हड्डियां, पत्थर के छल्ले थे, पत्थर के छल्ले प्राप्त हुए। साथ में मानव कंकाल प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ औजार बनाने के उद्योग और साथ में फलक के औजार प्राप्त हुए। फलक के औजार, अब ये जो फलक के औजार हैं ये पुरा पाषाण काल में भी देखने को मिलते हैं और इसीलिए हम मध्य पाषाण काल को संक्रमण का काल कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, राजस्थान का बागौर जिसकी खोज 1960 से 70 ईस्वी में बीएन मिश्र के द्वारा की गई थी, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से इसका उत्खनन किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है जहां से जंगली व पालतू पशुओं की जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई, पत्थर के छल्ले प्राप्त हुए, मानव कंकाल प्राप्त हुआ, औजार बनाने के उद्योग, फलक के औजार और साथ में स्तंभ, गर्त या झोपड़ी और खड़ंजों के रूप में फर्श प्राप्त हुई। तो आप कह सकते हैं झोपड़ी व खड़ंजे की फर्श, यानी ईंट से निर्मित खड़ंजे से फर्श भी प्राप्त हुई। स्तंभ, गर्त के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो राजस्थान के बागौर से हुआ। 1960 में बीएन मिश्र के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। भारत का अब तक का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है जहां से जंगली व पालतू पशुओं की जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई, पत्थर के छल्ले, मानव कंकाल, औजार बनाने के उद्योग, फलक के औजार, झोपड़ी व खड़ंजे की फर्श, ये चीजें हमको देखने को मिली राजस्थान के बागौर से। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात के कुछ नगर हैं, जैसे हम बात करते हैं लखनाज, अखज, बलसाना व हीरपुर। तो लखनाज, अखज, बलसाना व हीरपुर ये जो प्रमुख नगर हैं ये गुजरात के हैं जहां से मध्य पाषाणिक स्थलों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो लखनाज है। लखनाज की अगर बात करें तो इसकी खोज एच.डी. संकालिया ने की थी और ये मध्य पाषाणिक स्थलों में प्रथम शुष्क क्षेत्र का उद्घाटित एक स्थल है। यहाँ से रेत के टीलों से 100 से अधिक स्थलों का पता लगाया गया एच.डी. संकालिया के द्वारा। तीनों सांस्कृतिक काल के अवशेष यहाँ से प्राप्त होती हैं। सूक्ष्म पाषाण उपकरणों की जानकारी प्राप्त हुई, अनेक कब्रें प्राप्त की गई यहाँ से, पशुओं की हड्डियाँ और साथ में 14 मानव कंकाल भी प्राप्त किए गए। तो ये अगर लखनाज से हम बात करें, गुजरात का लखनाज, दूसरा एक लिखा मिलता है हीरपुर, तीसरा एक लिखा मिलता है अखज, यानी लखनाज, हीरपुर, अखज व बलसाना यहां से साक्ष्य प्राप्त हुए गुजरात से, यानी लखनाज, हीरपुर, अखज व बलसाना से यहां से साक्ष्य प्राप्त हुए। अगर हम बात करें लखनाज की खोज जो की गई एच.डी. संकालिया के द्वारा की गई। एच.डी. संकालिया, नाम याद रखिएगा, एच.डी. संकालिया से जानकारी प्राप्त हुई। एच.डी. संकालिया ने इसकी खोज की और ये भारत में प्रथम शुष्क क्षेत्र का स्थल है। यानी जो लखनाज है, लखनाज की खोज एच.डी. संकालिया ने की, प्रथम शुष्क क्षेत्र का स्थल है जिसकी खोज एच.डी. संकालिया ने की थी। ठीक है। राजस्थान के बागौर की खोज 1960 में बीएन मिश्र के द्वारा की गई थी।
गुजरात में लंघनाज की खोज एच.डी. संकालिया के द्वारा की गई थी। यहां से रेत के टीले स्रोत क्या प्राप्त हुए? स्रोत में रेत के टीले 100 से अधिक स्थल, मध्य पाषाणिक स्थल 100 से अधिक प्राप्त हुए। तीनों संस्कृतियों के प्रमाण, यानी पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण तीनों संस्कृतियों के प्रमाण मिले, अवशेष देखने को मिले। रेत के टीले 100 से अधिक स्थल, तीनों संस्कृतियों के प्रमाण मिले। इसके साथ साथ सूक्ष्म औजार या सूक्ष्म पाषाण उपकरण, ध्यान रखिएगा, यही सूक्ष्म पाषाण उपकरण की वजह से इस लंघनाज को मध्य पाषाण कालिक स्थल के रूप में जाना जाता है। पशुओं की हड्डियां, पशुओं की हड्डियों के साथ साथ 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए। 14 मानव कंकाल। तो ये विशेषता थी गुजरात के लंघनाज की। एक बार पुनः देख लीजिए। मध्य पाषाण कालिक स्थलों में राजस्थान के बागौर की खोज 1960 से 70 के बीच में उत्खनन किया। राजस्थान के भीलवाड़ा जिला से उत्खनन किया गया बी.एन. मिश्र के द्वारा, जहां से बागौर की खोज की गई। यह भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। जंगली व पालतू पशुओं की जली हुई हड्डियां देखने को मिली, पत्थर के छल्ले देखने को मिले, मानव कंकाल देखने को मिला, औजार बनाने के उद्योग, फलक के औजार जो भी सूक्ष्म पाषाण काल के औजार थे, झोपड़ी व खड़ंजे की फर्श देखने को मिली या स्तंभ गर्त के साक्ष्य प्राप्त हुए। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात से लंघनाज, हीरपुर, अखज और बलसाना से साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसमें लंघनाज की खोज एच.डी. संकालिया ने की थी। ये भारत में शुष्क क्षेत्र का प्रथम मध्य पाषाणिक स्थल था। स्रोत अगर देखें तो यहाँ से रेत के टीले प्राप्त हुए, 100 से अधिक स्थल देखने को मिले, तीनों संस्कृतियों के प्रमाण देखने को मिलते हैं, सूक्ष्म पाषाण उपकरण देखने को मिलते हैं, पशुओं की हड्डियों के साथ साथ 14 मानव कंकाल यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो मुख्य रूप से ये विशेषता गुजरात के लंघनाज की है। अब अगर इसके बाद हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से कई नगर हैं। जैसे हम बात करें सराय नहर राय, दमदमा और महदहा, तो ये प्रमुख मध्य पाषाणिक स्थल हैं। सराय नहर राय, दमदमा और महदहा, जहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आइए चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के सराय नहर राय, दमदमा और मैदहा से जो साक्ष्य को प्राप्त हुए, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से पूछा भी जाता है। तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के सराय नहर राय के बारे में। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के सराय नहर राय से जो साक्ष्य प्राप्त हुए। सराय नहर राय से जो हमको साक्ष्य प्राप्त हुए, ये मानव के छत बिछत अवस्था में प्राप्त किए गए शव थे, जहाँ से ढेर सारी मात्रा में कंकाल प्राप्त किए गए जो छत बिछत अवस्था में पाए गए। इसका उत्खनन जो था जी.आर. शर्मा के द्वारा किया गया। जी.आर. शर्मा के द्वारा जब इसका उत्खनन किया गया तो यहाँ से छोटी बस्तियों के प्रमाण देखने को मिले। छोटी बस्तियों के साथ में यहाँ पर अनेक भट्टियाँ देखने को मिली, जो मुख्य रूप से भोजन को पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। एक सामुदायिक बड़ी भट्टी का भी खोज हुआ, यानी एक बड़ी सामुदायिक भट्टी के स्रोत भी प्राप्त हुए, जानकारी प्राप्त हुई। साथ साथ झोपड़ी फर्श के साथ साथ गुफाओं के भीतर जमीन पर खंभे बना करके और उसके ऊपर एक फर्श बनाई गई, जिसको हम स्तंभ गर्त बोलते हैं। तो स्तंभ गर्त के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके साथ साथ यहाँ से विधि के अंतर्गत मृतक संस्कार या समाधि स्थल में मनुष्य को दफनाने की क्रिया देखने को मिली, जहां पर मनुष्य का जो सिर था वो पश्चिम की दिशा में और पैर पूर्व की दिशा में देखने को मिला। तो विधि विधान के अंतर्गत अंतिम संस्कार की जानकारी भी हमको मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश के सराय नहर राय से देखने को मिलती है, जिसकी खोज जी.आर. शर्मा के द्वारा की गई थी। यहां से प्रथम ऐसा कंकाल प्राप्त होता है जिसके सर में एक पत्थर घुसा हुआ प्राप्त किया गया, जिससे यह पता किया जाता है कि यह प्रथम साक्ष्य है जहां पर किसी मनुष्य का हत्या का प्रयास किया गया था या किसी दुर्घटना का शिकार हुआ,
तो यहाँ पर छत बिछत अवस्था में ढेर सारी मात्रा में कंकाल प्राप्त हुए। अंतिम संस्कार के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए, जहाँ पर शवों को दफनाने के लिए एक घर के भीतर, गुफा के भीतर मनुष्य को थिथले गड्ढे बना करके उसमें दफन किया जाता था, घरेलू वस्तुओं के साथ में, औजारों के साथ में। और ऐसा माना जाता था कि यहाँ के बाद, मृत्यु के बाद भी लोगों का कहीं जीवन है। तो इसलिए औजार और घरेलू वस्तुओं के साथ में घर में ही दफन कर दिया जाता था। और मुख्य रूप से यहाँ के कंकालों को अंतिम संस्कार में जब दफन किया जाता था तो इनके सर पश्चिम की ओर और पैर पूर्व की ओर हुआ करते थे। तो ये विधि के अंतर्गत, ये इसमें आप नोट कर सकते हैं, विधि के अंतर्गत समाधि स्थल, जहां पर शवों को पश्चिम और पूर्व की दिशा में, पश्चिम व पूर्व की दिशा में रखकर दफनाया गया, रखकर घरेलू वस्तुओं व औजारों के साथ दफनाया गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं विधि के अंतर्गत, यानी विधि विधान के साथ शव को दफनाने की परंपरा मध्य पाषाण काल स्थल से सराय नहर राय से देखने को मिलती है, जिसकी उत्खनन जी.आर. शर्मा ने किया था। छोटी बस्तियों के साथ अनेक भट्टियां, सामुदायिक एक बड़ी भट्टी, झोपड़ी पर्स, स्तंभ गर्त और इसके अलावा मनुष्यों को दफनाने की परंपरा भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें महदाह की, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में महदाह एक स्थान है जहां से स्तंभ गर्त का साक्ष्य प्राप्त हुआ। स्तंभ गर्त के साथ साथ हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं, इसके अलावा मृगशृंग के छल्ले या मृगशृंग के छल्लों की माला, और इसके साथ साथ हड्डियों के आभूषण, बारहसिंगा, भैंस, गैंडा, सुअर, कछुए और पत्तियों के अवशेष भी देखने को मिले। तो महदाह से स्तंभ गर्त के साथ साथ महदाह से स्तंभ गर्त के साथ साथ हड्डियों की बनी हुई कलात्मक वस्तुएं, यानी हड्डियों से निर्मित अन्य कलात्मक वस्तुएं, इसके साथ साथ मृगशृंग के छल्ले, यानी हिरण के सींग के छल्ले देखने को मिले। तो आप कह सकते हैं मैदाह से स्तंभगर्त, हड्डियों से निर्मित अन्य कलात्मक वस्तुएं, मृगशृंग के छल्ले देखने को मिले, हड्डियों के आभूषण देखने को मिले, हड्डियों के आभूषण। इसके साथ साथ पशुओं में भैंस, गैंडा, सुअर, बारहसिंगा तथा कछुए के साथ पत्तियों के अवशेष प्राप्त हुए। तो इस तरीके से अगर हम देखें, मध्य पाषाणकालीन स्थलों में उत्तर प्रदेश से सराय नहर से, जिसका उत्खनन जी.आर. शर्मा ने किया, छोटी बस्तियों के साथ अनेक भट्टियां, एक सामुदायिक भट्टी, झोपड़ी पर्स, स्तंभ गर्त, विधि के अंतर्गत समाधि स्थल, जहां पर शवों को पश्चिम से पूर्व दिशा में रखकर दफनाया गया था, सर पश्चिम की ओर और पैर पूर्व दिशा की ओर थे, घरेलू वस्तुओं और औजारों के साथ दफनाया गया था। अगर हम बात करें, यहीं से सराय नहर से ही हत्या का प्रथम प्रमाण भी प्राप्त होता है, प्रथम प्रमाण भी मिलता है। यानी एक शव देखा गया, कंकाल देखा गया जिसके खोपड़ी में एक पत्थर घुसा हुआ है, और उस पत्थर
सर में घुसा होने के कारण इसको हत्या का प्रथम प्रमाण माना जाता है, हत्या का प्रथम प्रमाण माना जाता है। मैदाह से अगर हम बात करें तो मैदाह मुख्य रूप से प्रतापगढ़ जिले, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक स्थल है मैदाह। मैदाह प्रतापगढ़ जिले में एक स्थल है जहाँ से स्तंभगर्त, हड्डियों से निर्मित अन्य कलात्मक वस्तुएं, मृगशृंग के छल्ले या मृगशृंग छल्लों से बनी हुई माला, हड्डियों के आभूषण, पशुओं में भैंस, गैंडा, सुअर, बारहसिंगा, कछुए के साथ पत्तियों के अवशेष देखने को मिले, ये मैदाह से प्राप्त हुआ। अब अगर इसके बाद हम बात करें दमदमा, दमदमा उत्तर प्रदेश में मैदाह से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी मैदाह से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थल पड़ता है जिसका नाम है दमदमा। दमदमा जो है ये पट्टी तहसील है, प्रतापगढ़ में एक पट्टी तहसील है। पट्टी तहसील से यानी मैदाह से 5 किलोमीटर की दूरी पर है दमदमा, ये प्रतापगढ़ का पट्टी तहसील है जहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए। 1982 से लेकर 87 तक यहाँ उत्खनन हुआ, इसका उत्खनन किया गया। यहाँ से भी दमदमा से भी स्तंभगर्त, आप लिख सकते हैं स्तंभगर्त के साथ साथ हड्डियों के आभूषण प्राप्त हुए, अनेक भट्टियाँ प्राप्त हुई, अनेक भट्टियाँ प्राप्त की गई। इसके साथ साथ पशुओं में गाय, बैल, भैंस, सुअर, हाथी, गैंडा, कछुआ, मछली आदि जानवरों की हड्डियां अवशेष के रूप में प्राप्त हुई और साथ साथ 41 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए। तो पशुओं के अलावा या आप लिख सकते हैं पशुओं के अवशेष या पशुओं के हड्डियों के अवशेष के अलावा 41 मानव कंकाल प्राप्त हुए, 41 मानव कंकाल प्राप्त हुए। तो ये विशेषता है दमदमा की, जो कि प्रतापगढ़ जिले की पट्टी तहसील, जिसकी दूरी मैदाह से महज 5 किलोमीटर दूरी पर है। 1982 से 1987 तक यहाँ उत्खनन किया गया। यहाँ से स्तंभगर्त, हड्डियों के आभूषण, अनेक भट्टियाँ, पशुओं के हड्डियों के अवशेष के अलावा 41 मानव कंकाल प्राप्त हुए। तो ये 3 स्थल हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ से प्रमुख हैं। इसके अलावा इलाहाबाद के चौपानी मांडो से उत्तर मध्य पाषाण से लेकर के नवपाषाण कालीन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ पर हाथ से बने हुए मृतभांड प्राप्त किए गए, गोल फर्श, गोल बस्तियाँ देखने को मिली, जिनको मधुमक्खी के छत्ते समान बस्तियाँ भी कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं इलाहाबाद के निकट चौपानी मांडो से उत्तर पाषाण काल से लेकर के नवपाषाण काल तक की जानकारी प्राप्त होती है। हाथ से बने हुए मृदभांड देखने को मिलते हैं, गोल फर्श देखने को मिलती है और चौपानी मांडो से ही मधुमक्खी के छत्ते के समान आवास या बस्तियों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ इलाहाबाद के चौपानी मांडो से सरकंडे, बांस के पिंड, हथौड़ा, पत्थर छिलाई वाले उपकरण, विंध्य तथा गंगा घाटी से मोरहना पहाड़, बगही खोर से तथा लेखैया से 17 नरकंकाल प्राप्त हुए। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ जानकारी थी। इलाहाबाद के चौपानी मांडो से गोल फर्श, मधुमक्खी के छत्ते समान आवास, इसके साथ साथ मृदभांड बनाने की कला देखी गई। गंगा और विंध्य घाटी से, इसके साथ साथ लेखैया से 17 नरकंकाल प्राप्त हुए। तो ये विशेषता थी उत्तर प्रदेश की। सराय नहर राय, मैदाह, दमदमा और इसके साथ साथ चौपानी मांडो, इलाहाबाद से लेखैया, जहाँ से 17 नरकंकाल प्राप्त हुई। ये उत्तर प्रदेश की विशेषता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, कर्नाटक की जो विशेषता है वो देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभानपुर से दामोदर नदी के किनारे बीबी लाल ने 1954 से 1957 तक उत्खनन कार्य किया। यहाँ से बीरभानपुर से आवासीय बस्ती तथा औजार के निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए और बीबी लाल ने इसे औजार निर्माण स्थली के रूप में पहचान की।
बीरभानपुर, पश्चिम बंगाल का बीरभानपुर मध्य पाषाणिक स्थल के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो होशंगाबाद तथा पंचमढ़ी से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ से लगभग 25,000 सूक्ष्म पाषाणकालीन औजार देखने को मिले। इसके साथ साथ गधे का टूटा हुआ अग्रभाग देखने को मिला, गोल छल्ले देखने को मिले, सींग से बने हुए या अस्थियों से बने हुए गोल छल्ले देखने को मिले। पशुओं की हड्डियों में गाय, बैल, भैंस, गैंडा, खरगोश, मछली, सुअर इत्यादि जानवरों की हड्डियां देखने को मिली होशंगाबाद जिले के निकट आदमगढ़ से। इसके साथ साथ अगर पंचमढ़ी से बात करें तो पंचमढ़ी से 2 शैलाश्रय प्राप्त हुए, एक जम्बू द्वीप तथा डोरथी द्वीप। तो डोरथी द्वीप और जम्बू द्वीप नामक 2 शैलाश्रय प्राप्त हुए थे पंचमढ़ी से। इसके साथ साथ भीम बेटिका से दूसरी परत से मृदभांड के साथ सूक्ष्म पाषाण औजार देखने को मिले और तीसरी परत से केवल सूक्ष्म पाषाण औजार देखने को मिले, यानी मृदभांड रहित बिना मृदभांड के औजार देखने को मिले। तो भीमबेटका की दूसरी व तीसरी परत से सूक्ष्म पाषाणकालीन सभ्यता के औजारों की जानकारी प्राप्त होती पंचमढ़ी से। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 1950 में यूटार्ड ने महाराष्ट्र के तटवर्ती ठिकानों का पता लगाया था, जहां पर लोगों के द्वारा नाव का प्रयोग किया गया था, मुख्य रूप से मछली को भोजन के रूप में प्रयोग किया गया था। तो ये और इसके साथ साथ सूक्ष्म पाषाणकालीन औजार भी देखने को मिले थे महाराष्ट्र से। यूटार्ड महोदय ने इसकी पहचान की थी। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, गिदलूर और रेणुगुंटा से साक्ष्य प्राप्त हुआ थे, यानी आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा, गिदलूर और रेणुगुंटा से साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के टेरी से मध्य पाषाणिक स्थलों की जानकारी प्राप्त हुई और यहाँ ये टेरी है, टेरी से इस काल के औजारों के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में पत्थर प्राप्त किया जाता था, ऐसा जानकारी प्राप्त होती है। टेरी से पत्थर का कच्चा माल जिसमें स्फटिक व भूरा हल्का मृग प्रस्तर जो होता था इसका प्रयोग किया जाता था। मुख्य रूप से यहाँ के लोग थे मछुआरा समुदाय के संबंधित थे। ये तटवर्ती स्थलों में से एक था। यहाँ से सूक्ष्म पाषाणकालीन औजार, मध्य पाषाणिक औजार देखने को मिले, जहाँ पर तिरछी नोक वाले औजार हुआ करते थे, फलक हुआ करते थे, डी अक्षर वाले मुख्य रूप से अर्धचंद्राकार या नवचंद्राकार के औजार हुआ करते थे, त्रिकोण हुआ करते थे। तो तमिलनाडु के टेरी से पत्थर का कच्चा माल, इसके साथ साथ हल्का भूरा मृग प्रस्तर प्राप्त हुआ। कर्नाटक से अगर बात करें तो कर्नाटक के जलाहल्ली के पास से विशेष प्रकार का स्फटिक उद्योग प्राप्त हुआ और यहाँ से जो प्रमाण मिले औजारों के, उससे रोमन लिपि के डी अक्षर वाले तिरछे नोक वाले उपकरण देखने को मिले। इसके साथ साथ संगनकल्लू व बेलगांव से भी क्वार्टजाइट से निर्मित उपकरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगर हम बात करें मध्य पाषाणिक स्थल के लोगों के, निवासियों के या मानव के रहन सहन के बारे में, जीवन के बारे में, तो इस काल का मानव मुख्य रूप से मृदभांड बनाना सीख गया था, जानवरों के बीच इसका संपर्क हो चुका था, चित्रकारी में और नक्काशी में निपुण हो गया था, अस्थियों से निर्मित उपकरण, अस्थियों से निर्मित आभूषण भी देखने को मिलने लगे थे, जानवरों के सींगों से बने हुए छल्लों के आभूषण या मालाएं देखने को मिलने लगी थी। चित्रकारी के रूप में लाल, हरे, सफ़ेद और पीले रंग का प्रयोग किया जाने लगा था। चित्रकारी में गहरी लकीरों के माध्यम से चित्रकारी में निखार उत्पन्न हो गया था, यानी स्पष्ट चित्रकारी भी आ गई थी। अगर हम बात करें चित्रकारी में तो चित्रकारी में मनुष्य ने पशुओं का शिकार करते हुए, इसके साथ साथ यौन संबंध, बच्चों के जन्म, बच्चों के पालन पोषण से संबंधित चित्रकारी देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर के मध्य पाषाण काल एक विकसित काल के रूप में पहचान की जाने लगी थी। यहाँ पर मनुष्य के द्वारा धीरे धीरे नवयुग का निर्माण किया जा रहा था। व्यक्ति का धीरे धीरे धर्म के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा था, वो आत्मा की अमरता में विश्वास कर रहा था। शवों को दफनाने या अंत्येष्टि के बारे में प्रक्रिया लागू हो गई थी। शव को दफनाने के लिए घरेलू वस्तुओं और औजारों के साथ उसको गहरे गड्ढे में न रख करके गुफाओं के भीतर उथले गड्ढों में ही दफन किया जाता था। इसके साथ साथ इसका जो दफनाने की परंपरा में शव का जो दिशा होती थी, पश्चिम में सिर और पूर्व की ओर पैर हुआ करते थे। तो ये ढेर सारी विशेषताएं थी।
अब फिर से एक बार समझ लीजिएगा, मध्य पाषाणिक स्थल सूक्ष्म औजारों का प्रयोग होने के कारण जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 से 8 सेंटीमीटर हुआ करती थी, इसीलिए इसको माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाणकालीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। सीएल कार्लाइल के द्वारा विंध्यन क्षेत्र में सबसे पहले इस काल के 1857 के में इसकी खोज की गई थी, सूक्ष्म पाषाणकालीन औजारों की खोज की गई थी। इसके बाद में कई पुरातत्वविदों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा नवीन क्षेत्रों की खोज की गई। इस काल के जो औजार थे वो कीमती बेशकीमती पत्थरों के बने होते थे, जिसमें नवचंद्राकार त्रिकोण आकार के मुख्य रूप से औजार हुआ करते थे। अगर हम स्थलों की बात करें तो बागौर, सरायनहर, महदहा, दमदमा, टेरी, जलाहली, संगनकल्लू, ऐसे जो प्रमुख क्षेत्र हैं, नागार्जुन कोंडा, ये हमारे जो प्रमुख क्षेत्र हैं। पंचमढ़ी, होशंगाबाद का आदमगढ़, जहाँ से हमको मध्य पाषाणिक स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, औजारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती। तो ये थी हमारी कुछ जानकारी मध्य पाषाण काल के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट के माध्यम से हमें बताना ना भूलें। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।